नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एप्पल की शुरुआती कहानी तो आपको पता ही होगी। 1976 में 21 साल के स्टीव जॉब्स और 26 साल के स्टीव वोज़नियाक ने स्टीव जॉब्स के माँ बाप के गैराज में अपने टेक्नोलॉजी एम्पायर की शुरुआत की। वोज़नियाक को टेक्नोलॉजी का ज्ञान था और जॉब्स को बेचने का हुनर। दोनों मिलकर एक दूसरे की कमी पूरी कर रहे थे और आज उन्होंने जो कुछ बनाया है वो 1-2 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। ये एक इंस्पिरेशनल कहानी है दो दोस्तों की जो हर मुश्किल के खिलाफ जीत गए। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि शुरुआती दिनों में एक तीसरा खिलाड़ी भी था। जॉब और वोज़नियाक को कंपनी की ओवरऑल सक्सेस के लिए क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन डाई हार्ड एप्पल हिस्टोरियंस इस तीसरे फाउंडर को कहानी का एक ज़रूरी हिस्सा मानते हैं। उसका नाम था रोनाल्ड गेराल्ड वेन। ये एक जिंदा मिसाल है उस कॉशनरी टेल की जिसमें आपके पिछले फेलियर्स आपको सक्सेस से अंधा कर देते हैं। रोनाल्ड के लिए ये एक मल्टी-बिलियन डॉलर का लेसन था। रोनाल्ड वेन क्लीवलैंड ओहियो में पैदा हुए थे और उनका बचपन कुछ खास नहीं था, लेकिन वो हमेशा क्यूरियस रहते थे और समझना चाहते थे कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। 1953 में उन्होंने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सेल्फ एजुकेशन शुरू की। 22 साल की उम्र में वो वेस्ट की तरफ चले गए तलाश में अपॉर्चुनिटी की। रोनाल्ड ने अपने 20s और अर्ली 30s में अलग अलग जॉब की और 1971 में उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। 5 साल तक वेन ने ला वेगास बेस्ड इंजीनियरिंग फर्म सियान चलाई जो स्लॉट मशीन में स्पेशलाइज करती थी। दुख की बात यह है कि बिजनेस इवेंचुअली फेल हो गया। वेन गिफ्टेड इंजीनियर थे, लेकिन बिजनेस चलाना उनकी स्ट्रॉन्ग सूट नहीं थी। उन्होंने कल्ट ऑफ मैक को 2014 में बताया, मैंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि मुझे बिजनेस में कोई काम नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग में काम करना बहुत बेहतर लगता है। रोनाल्ड वेन ने अपने बिजनेस कोलैप्स के बाद पूरा साल स्पेंड किया सबको वापस पे करने में जो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके थे। उन्हें पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा था उनके लॉसेस के लिए। उन्होंने सभी शेयर्स वापस खरीदे एग्जैक्टली उसी प्राइस पे जिस प्राइस पर इन्वेस्टर्स ने उन्हें खरीदा था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें सबको सही करने की ज़रूरत है जो उनमें फेथ रखते थे। उनके बिजनेस का फेल होना वेन के लिए गहरी चोट थी और इसने उनकी रिस्क लेने की प्रवृत्ति को आकार दिया। ये कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब उन्होंने समझ लिया कि बिजनेस उनके लिए नहीं है तो वेन ने अटारी वीडियो गेम कंपनी में चीफ ड्राफ्ट्समैन की जॉब ले ली। यहाँ उन्होंने स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वोज़नियाक से मिला। पहली बार जब वेन्स ने जॉब्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया तो ये अच्छे से नहीं गया। वेन के स्लॉट मशीन इंडस्ट्री में पिछले फेलियर्स के बारे में जानकर जॉब्स पार्टनरशिप के लिए उत्सुक थे। स्टीव जॉब्स ने वेन को बताया कि उनके पास $50,000 हैं और क्या वो स्लॉट मशीन के बिजनेस में वापस आना चाहते हैं। वेन ने कहा कि ये उनके $50,000 खोने का सबसे तेज तरीका होगा। अब वेन जॉब्स के कुछ खास फैन नहीं थे जैसे कि ज़्यादातर लोग जो उनके साथ काम करते थे। वेन ने तो ये भी कहा था कि अगर उन्हें स्टीव जॉब्स और आइस क्यूब में से चुनना पड़े तो वो आइस क्यूब के पास जाकर वार्मथ लेंगे। लेकिन उन्होंने तभी 21 साल के जॉब्स की पैशन और ड्राइव को पहचाना था। तो जब अगला बिजनेस वेंचर का ऑफर आया तो वेन ने इतनी जल्दी से उसे रिजेक्ट नहीं किया। 1976 में वेन ने जॉब्स और वोज़नियाक को अपने घर बुलाया। ये एक बहुत गर्म और जोशीली रात थी कंप्यूटर डिज़ाइन के बारे में। वेन के हिसाब से ये तो डिबेट्स एक रेगुलर अकरेंस थी, लेकिन ये रात अलग थी। जैसे जैसे रात बीत रही थी उनके डिस्कशन पैशनेट हो रहे थे और वो सब एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी की तरफ चल पड़े। याद रखिए, इस समय CPU माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ कुछ साल पुराना था। पर्सनल कंप्यूटर्स ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते थे, सिर्फ DIY हॉबिस्ट किट्स अवेलेबल थे। घंटों डिबेट के बाद स्टीव जॉब्स ने प्रपोज किया कि तीनों को अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी चाहिए जिसमें 2 स्टीव्स लीड करेंगे और वेन एक लेसर ओनर होगा। शुरुआत से ही जॉब्स और वोज़नियाक ने ये क्लियर कर दिया था कि ये उनकी कंपनी होगी, जिसे वेन ने अपोज नहीं किया अपने बिजनेस ओनिंग एक्सपीरियंस के बाद। स्ट्रक्चर ऐसी पिच की गई थी, जॉब्स और वोज़नियाक दोनों के पास 45% स्टेक होल्ड होगा, 10% स्टेक वेन के पास होगा। वो टाई ब्रेकर का रोल निभाएंगे
जब दोनों स्टीव्स एग्री नहीं कर पाए। तब 41 साल के रोनाल्ड वेन रूम में एडल्ट की तरह काम करते थे ताकि वो दो हाईली एम्बिशियस और हेडस्ट्रॉन्ग 21 और 25 साल के स्टीव को कंट्रोल कर सके। वेन ने एग्री किया और अप्रैल 1, 1976 को एप्पल कंप्यूटर कंपनीज की शुरुआत हुई। अटारी के अर्ली डेज में वेन ने इंटरनल कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट सिस्टम्स बनाए थे। उन्होंने वही स्किल्स यूज़ करके एप्पल पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर काम शुरू किया जिसमें हर फाउंडर का रोल आउटलाइन किया गया था स्टार्टअप में। स्टीव जॉब्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। वॉजनियाक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओवरसी करते थे और वेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डॉक्यूमेंटेशन देखते थे। जब ये सेटल हो गया तब स्टीव जॉब्स ने अपना VW माइक्रोबस बेच दी कुछ $100 के लिए। वॉजनियाक ने अपना HP कैलकुलेटर बेचा $500 में और उन्होंने पैसे लेकर काम शुरू कर दिया अपने पहले प्रोटोटाइप एप्पल 1 की बिल्डिंग पर। ये एक कंप्यूटर किट था जो हॉबिट्स को PC के नए और वंडरफुल वर्ल्ड में टिंकर करने की अनुमति देता था। वेन ने एप्पल 1 के लिए मैनुअल लिखा था और उन्होंने एप्पल्स फर्स्ट लोगो भी डिज़ाइन किया था। ये एक विक्टोरियन वुडकट स्टाइल इमेज थी जिसमें आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे। बॉर्डर पर एक कोट लिखा था, अ माइंड फॉर एवर वंडरिंग थ्रू स्ट्रेंज सीज ऑफ थॉट अलोन। ये विलियम्स वर्ड्सवर्थ पीस द प्रील्यूड से लिया गया था। ये लोगो 1 साल बाद रिप्लेस हो गया मल्टी कलर 2 डायमेंशनल एप्पल डिज़ाइन से जो समय के साथ आइकॉनिक बन गया। अब सब कुछ प्लेस पर था इस एक्साइटिंग स्टार्टअप के लिए। पेपर वर्क कंप्लीट था, प्रोटोटाइप रेडी था और $15,000 फंडिंग सिक्योर हो चुकी थी मटेरियल्स खरीदने के लिए। पहला यूनिट प्रोड्यूस हुआ था जो एक हाई स्कूल मैथ क्लास में यूज़ किया गया था। लगभग 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे और बेसिकली उन सभी को 10 मंथ्स में बेच दिया गया था। बहुत जल्दी जॉब्स ने लगभग 50 कंप्यूटर्स बेचे द बाइक शॉप कंप्यूटर स्टोर में लगभग $500 ईच में। अब एप्पल कंप्यूटर फुल स्टीम अहेड थी, लेकिन सिर्फ 12 दिन बाद एग्रीमेंट साइन करने के बाद वेन ने रिज़ाइन कर दिया था। उन्होंने अपना शेयर बेच दिया 2 स्टीव्स को $800 में। अब जब एप्पल एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बन चुकी है तो आसान है वेन्स थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन करना, लेकिन उस समय एप्पल सिर्फ रेजिडेंशियल बेसमेंट और गैराज में फॉर्म होने वाली स्टार्टअप में से एक थी। अनुमान लगाया जाता है कि 20% छोटे बिजनेस पहले साल में फेल हो जाते हैं, 50% पहले 5 साल में और 65% पहले 10 साल में। इनसाइट के गिफ्ट के साथ हम सब जानते हैं कि एप्पल एक सेफ बेट थी, लेकिन वेन के लिए ये एक बड़ा गैम्बल था और एक गैम्बल जिसे उन्होंने पहले हार चुका था। 2 स्टीव्स अभी यंग थे, अगर चीज़ें खराब हो गई तो एसेट में लूज करने का कुछ खास नहीं था। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से सब पार्टीज इन्वॉल्व डेब्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी जो इंडिविजुअल मेंबर इनकर करते हैं। वेन रिस्क समझते थे, उन्होंने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था कि बिजनेस को ग्राउंड से कैसे चलाया जाता है और उन्हें पता था कि स्टोर जिसने एप्पल 1 के इनिशियल ऑर्डर्स प्लेस किए थे, बाइट शॉप, नोटोरियसली लूज थी पेमेंट शेड्यूल्स के साथ। वेन को बहुत डर लग रहा था कि चीज़ें कितनी तेज़ी से मूव कर रही थी। उनके प्रीवियस बिजनेस के फेलियर का एंग्जाइटी उन पर भारी पड़ गया। रिज़ाइन करने का डिसीजन शायद हिस्ट्री में एक बिजनेस में से सबसे बड़े मिस्ड अपॉर्चुनिटी में से एक बनेगा। क्या आपको कोई डाउट था कि एप्पल सक्सेसफुल कंपनी बनेगी? कोई नहीं, ये सही प्रोडक्ट था सही टाइम पर। तो आपने सेल आउट क्यों किया? मेरा पैशन कंप्यूटर्स में नहीं था, वो स्लॉट मशीन में था। मुझे पता था कि मैं जायंट्स के शैडो में खड़ा हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रोनाल्ड वेन ने कितना पैसा मिस आउट किया। एग्जैक्टली कितना उनका 10% शेयर इन एप्पल आज वर्थ होगा, ये पूरी तरह स्पेकुलेटिव है। लेकिन आज 10% शेयर इन एप्पल वर्थ होगा $229 बिलियन। लेकिन ये लाइकली है कि उस समय उनके शेयर्स डाइल्यूट हो गए होते। कुछ सालों में बहुत सारे डिसीजन लिए गए होते जो ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल बना देता है कि वेन आज कितना वर्थ होते। लेकिन गिवन एप्पल्स करंट $2.3 ट्रिलियन मार्केट कैप, ये सेफ कहना है कि वेन कंफर्टेबली मल्टी मिलियनियर होते, शायद बिलियनियर भी,
अगर वो अपने शेयर का एक फ्रैक्शन भी होल्ड कर लेते। एप्पल से जाने के बाद वेन ने कैलिफोर्निया में अलग अलग रोल्स कंटिन्यू किए। वो अटारी के साथ 1978 तक रहे। उसके बाद उन्होंने लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में काम किया और बाद में एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक फर्म LFD सेमीकंडक्टर्स में। एप्पल वेंट पब्लिक इन 1980 और वेन हैड मूव्ड ऑन। थोड़ी देर बाद वेन ने अपना एक दूसरा पैशन परस्यू करने का डिसीजन लिया और एक कलेक्टर स्टोर ओपन किया जिसमें स्टैम्प्स और कॉइन्स डील किए जाते थे। कुछ समय तक उनका स्टोर काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन स्टैम्प मार्केट के कोलैप्स और 2 ब्रेक-इन्स के बाद उन्हें शॉप क्लोज करके घर से बिजनेस ऑपरेट करना पड़ा। दुख की बात यह है कि एक और क्रूअल ट्विस्ट ऑफ फेट में रेनॉल्ड वेन ने अपनी लाइफ सेविंग लूज कर दी ड्यूरिंग अ होम रॉबरी। उन्होंने रिटायर करके फ्लोरिडा मूव किया था। 145 आउंस ऑफ गोल्ड और $3000 वर्थ ऑफ सिल्वर अपने नाम से। दुख की बात यह है कि रॉबरी के बाद उनकी सेविंग कभी रिकवर नहीं हुई और उन्हें अपना घर बेचना पड़ा लॉसेस रिकूप करने के लिए। रोनाल्ड वेन, एप्पल के को-फाउंडर, अब निवाडा के एक मोबाइल होम पार्क में रहते हैं जहां वो स्टैम्प, रेयर कॉइन्स और अन्य आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। उन्होंने 2010 के दशक में 2 बुक्स पब्लिश की थी। एक थी एडवेंचर ऑफ एप्पल को-फाउंडर, जो उनके फेम और फॉर्च्यून के साथ उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड थी, और दूसरी थी इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, जो मनी के ओरिजिन, एवोल्यूशन और नेचर पर बेस्ड थी। वो अब एक तीसरी बुक काउंटरफीट ट्रस्ट एंड द नेचर ऑफ मनी पर काम कर रहे हैं, जो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम पर बेस्ड है। वेन ने कभी एप्पल में वापस काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने दोनों स्टीव से टच में रहना कभी नहीं छोड़ा। दोनों स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने वेन की तारीफ की है उनके काइंड, इंटेलिजेंट और ग्रेशियस होने के लिए। वेन ने कहा कि उन्हें एप्पल छोड़ने का कोई रिग्रेट नहीं है। उनका मानना है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी उसके हिसाब से बेस्ट डिसीजन लिया था। उनका एक ही रिग्रेट है कि उन्होंने अपना ओरिजिनल एप्पल कॉन्ट्रैक्ट $500 में बेच दिया था। उस समय ये अच्छा डील लग रहा था क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि लोग कितने पैशनेट होंगे एप्पल मेमोरेबिलिया कलेक्ट करने में। 15 साल बाद वही कॉन्ट्रैक्ट $1.5 मिलियन में बेचा गया। ये कहानी रोनाल्ड जी वेन की है, जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक में शुरुआत में थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ नहीं रहना चाहते। आपको कैसा लगता अगर आप उनकी जगह होते? सोचना तो इंटरेस्टिंग है। अगर आपको एप्पल की हिस्ट्री देखनी है तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है आईफोन बनाने वाली टीम के बारे में। ये कहानी है अनफेयर ट्रीटमेंट, बिहाइंड द सीन स्टोरीज और इतने ज़्यादा वर्क प्लेस प्रेशर की, जिसकी वजह से शादियाँ भी टूट गई। इस एपिसोड में ओरिजिनल आईफोन के की टीम मेंबर से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देखना ज़रूर। और हाँ, जो लोग मेरे म्यूज़िक को फॉलो करते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि मेरा नया एल्बम रिलीज़ हो चुका है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। एनीवेज, धन्यवाद देखने के लिए। मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चीयर्स गाइस, अच्छा वक्त गुजारें। नई सोच है।